हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित चैप्टर नंबर 4A जिसका नाम है द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम सारे क्वेश्चंस जो 4A में दिए गए हैं उसका सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ सकें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सवाल। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4A में पूछा गया है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि बताइए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और फिर लास्ट स्टेप में बताएंगे कंपैरिजन करके कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो हमारा ये दिया है x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो हम a + b के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो a² + b² + 2ab और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का x में और 2 का 3 में। तो 2 का x में होगा तो 2x माइनस है तो -2 का 3 में हो जाएगा तो 6। अब जो सॉल्व होने लायक रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे x², 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2x बचेगा और यहाँ पे हो गया 2x - 6। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा टर्म इधर भेज देंगे बराबर के एक साइड। तो x² + 1 + 2x जब इधर भेजेंगे तो ये -2x हो जाएगा और -6 जब इधर भेजेंगे तो ये +6 हो जाएगा बराबर में 0। अब जो कटने लायक रहेगा उसे कटा देंगे, जो जुटेगा घटेगा ऐसा सॉल्यूशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए x² वाला एक ही टर्म है, इसको लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे, 2x माइनस में है और 2x प्लस में एक है, यहाँ पे प्लस में माइनस में कट गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा +6 और बराबर 0। अभी जुटेगा हमारा ये हो गया x² + 1 + 6 + 7 बराबर 0। अब बोल रहा है कि बताइए ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये देखिए जो है हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों? द्विघात समीकरण के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म का होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी द्विघात समीकरण होते हैं उसमें जो x का घात होता है कम से कम 2 वाला जरूर हमें मिलना चाहिए। तो हमें x का जो पावर है घात है 2 वाला मिल रहा है। तो ये जो हमारा है ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x² फॉर्म में 1x² + bx कुछ नहीं है तो 0 × x और +7 के जगह c के जगह 7 बराबर 0। तो इस रूप का हो गया। तो यही रूप का अगर हमारा आ जाएगा तो उससे बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x² - 2x इक्वल टू -2 × 3 - x। बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये x² - 2x इक्वल टू -2 का एक बार 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 का एक बार x में। तो -2 का करेंगे तो ये हो गया 2 × 3 = 6, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 2 का x में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएंगे। अब सारे उधर वाले को इधर भेज देंगे। तो x² - 2x ये -6 बराबर के इधर आएगा तो +6 + 2x बराबर के इधर आएगा तो ये -2x और बराबर 0। अब जो सॉल्व होगा तो कर देंगे। ये x² वाला एक ही टर्म है, लिख लिए। ये देखिए -2x यहाँ पे -2x यहाँ पे, तो ये दोनों जुट जाएंगे -4x और ये +6 बराबर 0। और ये मेरा दिए गए इक्वेशन को फॉलो करता है ax² + bx + c बराबर 0 को। तो इसको लिख देंगे कि हाँ ये भी हमारा हो जाएगा कि हाँ द्विघात समीकरण है और ये भी हमारा हो जाएगा कि हाँ द्विघात समीकरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है हमारा कि इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक का सब में और फिर इधर में भी इसमें, इस पूरे का इसमें और इसका भी इसमें, पूरा मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x का x में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे x², x का 1 में करेंगे तो +1, -2 का x में करेंगे तो -2x, -2 का 1 में करेंगे तो -2, इक्वल की जगह इक्वल का साइन दे देंगे। x का x में करेंगे तो x², x का 3 में करेंगे तो +3x, -1 का x में करेंगे तो -1x और -1 का 3 में करेंगे तो -3। अब दोनों साइड देख लेंगे, अगर कुछ हल होने लायक रहेगा तो हल करेंगे और फिर सारा इधर वाला एक साइड लेते आएंगे। तो इधर देखिए ये x² हो गया और यहाँ हमारा
यक्स स्क्वायर और ये 1x, सॉरी यहाँ पे 1x होगा, यक्स स्क्वायर और प्लस 1x। अब देखिए प्लस 1x माइनस 2x, हमारा बचा माइनस 1x और माइनस 2 इक्वल टू इधर यक्स स्क्वायर प्लस 3x में से 1x कट गया, हमारा बचा प्लस 2x माइनस 3। अब क्या करना है हमारा नेक्स्ट स्टेप में, इस सबको इधर ला के भेज देंगे, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2, इसको इधर लाएंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में हमारा ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में यक्स और माइनस में 2x, हमारा हो गया माइनस में 3x माइनस में 2 प्लस में 3, तो ये बचा हमारा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें यक्स स्क्वायर के पावर वाला 2 वाला टर्म नहीं है, मतलब यक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यक्स स्क्वायर वाला टर्म रहता, ऐसा यक्स स्क्वायर वाला टर्म रहता तो लिख देते कि ये द्विघात समीकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्या करेंगे, एक बार इसका इसमें, फिर इसमें, फिर ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होकर सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, यक्स का 2x में हमारा होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको 2x स्क्वायर, फिर यक्स का 1 में होगा प्लस यक्स, माइनस 3 का 2x में होगा माइनस 6x, माइनस 3 का 1 में होगा माइनस 3, इक्वल के जगह इक्वल का साइन हो गया। यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 5 में करेंगे तो ये 5x हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये 2x स्क्वायर यहाँ पे प्लस यक्स और माइनस 6x माइनस 5x और ये माइनस 3 इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हो गया हमारा यक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह लिख लेंगे सारा। अब क्या करना है, इस पूरे टर्म को इधर लेते आएंगे, पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं तो इधर वाला पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, इधर यक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस में यक्स स्क्वायर 5x इधर आएगा तो माइनस 5x और इक्वल टू में उधर कुछ नहीं बचा तो बचा हमारा 0 लिख लेंगे। अब देखिए 2x स्क्वायर वाला यहाँ पे है और यक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है, तो 2x स्क्वायर में से एक यक्स स्क्वायर घट गया, हमारा बचा 1x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 5x बचा माइनस 10x और इधर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म का है, तो इसे हम कह देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को आसानी से, बस सॉल्यूशन है, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, लास्ट में आना है और देखना है कि इस फॉर्म में अगर आ जा रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, तो बोल देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण है। अगर यक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए और सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू यक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर तो कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू की जगह इक्वल टू, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह हमारा है 2, इसको ऐसे ही लिख लेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये पूरा सॉल्यूशन होके हो जाएगा 4x, माइनस आ गया माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इस सारे वैल्यू को उठा के इधर लेते आएंगे, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर यक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा तो इधर माइनस 4 और माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x और इक्वल टू करके इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखिए यक्स स्क्वायर प्लस में और इधर यक्स स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कट गए, हमारे 3x और 4x, यहाँ पे 3x और 4x, ये हमारे हो गए 7x और प्लस 1 माइनस 4, तो ये हमारा हो गया माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो इसमें भी यक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 को फॉलो नहीं करता है और इसमें वैसे भी यक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसको लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको हमारा आंसर हो गया द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, एक बार 2x का इस पूरे में और एक बार 2x का फिर इसमें 1 में। तो आइए करते हैं इसको साथ में। ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूले पे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3
ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी और इक्वल टू 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और 2x का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है। बीच में माइनस का साइन था, माइनस लगा दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया प्लस 3 2 जा 6x और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब और माइनस 2x। अब यहाँ पे हमें फिर ब्रेक करके लिखना होगा। एक बार 6x का x में मल्टीप्लाई होगा, 6x का एक बार 2 में मल्टीप्लाई होगा। तो आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पे हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इस पूरे टर्म को आप इधर भेज देंगे, तो इधर भेजिए x क्यूब, इधर वाला पूरा ऐसे ही लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 12x और इधर भेजेंगे 2x क्यूब तो माइनस 2x क्यूब, इधर भेजेंगे माइनस 2x तो ये हो जाएगा प्लस 2x और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारा x क्यूब है और यहाँ पे माइनस 2x क्यूब, तो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो ये वाला बड़ा है तो इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा माइनस 1x क्यूब। इसका काम हो गया। अब इसके बाद उसके बाद वाला देख लेते हैं। जो इसके बाद जो हमारा पावर आएगा x स्क्वायर वाला पावर, क्यूब के पावर के बाद 2 वाला पावर x स्क्वायर वाला पावर। ये 6x स्क्वायर है और कहीं x स्क्वायर है नहीं है, तो इसको लिख लेंगे 6x स्क्वायर। अब देखिए फिर सिंगल x वाला टर्म आता है, यहाँ पे 12x और यहाँ पे 2x, ये हो जाएगा 14x। अब हमारा कौन सा बचा, केवल 8 बचा, प्लस 8 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब कुछ ना जुटेगा ना घटेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसमें x स्क्वायर वाला टर्म तो है, x स्क्वायर वाला घात तो है, लेकिन इसमें x क्यूब वाला भी घात है और किसी भी द्विघात समीकरण में हमें बस 2 घात का ही x का मान होना चाहिए। अगर 2 घात से अधिक है तो उसको त्रिघात समीकरण करने लगेंगे, मतलब जितना घात है उतना करने लगेंगे। इसमें सबसे अधिक घात 3 है तो ये द्विघात समीकरण ना होकर त्रिघात समीकरण कहलाएगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में पूछा था द्विघात समीकरण बताइए, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो x का मैक्सिमम जो घात है पावर है वो 3 है। अगर यही नहीं रहता ये वाला तब ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग उधर भी किए थे पहले में भी, फिर वही काम करना है। इस 2x का एक बार इसमें, फिर इसमें 1 का एक बार इसमें, x का एक बार इसमें, 5 का एक बार इसमें। तो आइए सावधानी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ध्यान बटने पे गलतियां यहाँ पे हो सकती हैं। तो 2x का अगर x में करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको 2x क्यूब हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2x का -3 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, -1 का x में करेंगे -1x, -1 का -3 में करेंगे +3, इक्वल की जगह इक्वल। अभी हमें 7वां लगाना था लेकिन 8वां लगने लगा, फिर इसके बाद हम लोग 7वां कर लेंगे। अब यहाँ पे x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे कर देंगे। 5 का x में होगा 5x, प्लस लगा देंगे। 5 का 1 में होगा 5, लेकिन प्लस माइनस होकर हमारा माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ सॉल्व करेंगे, कुछ होने लायक रहेगा सॉल्व, तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, -6x -1x -7x +3 इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब नहीं हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसको, और इधर देखिए ये x स्क्वायर हो गया -1x और +5x +4x और -5। अब सारे टर्म को इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -7x +3, और इधर आ जाएगा तो -x स्क्वायर, 4x इधर आ जाएगा तो -4x, -5 इधर आ जाएगा तो +5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर वाला यहाँ पे है, -x स्क्वायर वाला यहाँ पे है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, 1x स्क्वायर बचेगा, या केवल हम इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 लिखना जरूरी नहीं होता। -7x और -4x तो -11x हो गया, +3 +5 तो ये हो गया +8 इक्वल टू 0। अब हमारा ये ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0 के फॉर्म का दिख रहा है, तो इसीलिए लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारा द्विघात समीकरण है। या आपको बस 2 घात वाला लिख दिया इसमें मान कि हाँ x का 2 मैक्सिमम जो x में घात है अधिकतम वो 2 ही है, इसीलिए ये द्विघात का मतलब ही होता है x का जो घात हो उस समीकरण में अधिक से अधिक 2 हो, तो इस समीकरण में अधिक से अधिक x का घात 2 है, तो इसे लिख देंगे कि हाँ ये द्विघात समीकरण हमारा हो गया। आइए ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जगह चाहिए, तो अगर आप ये नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए, क्योंकि हमें ये ज़्यादा लंबा जाएगा, मिटाना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
हमारा ये पूरा इधर दे दिया, इधर तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे ब्रेक करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस यक्स प्लस 1, इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल क्यूब पे, तो होता है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है हमारा a माइनस बी। लिख लिए, अब सॉल्यूशन करना है। इधर का अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसको नीचे तक ऐसे ही अभी लिखना होगा। इधर सॉल्व करते हैं, यक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो ये 6x हो जाएगा, इधर यक्स माइनस 2 हो जाएगा। अब हमको वही काम करना है, इधर इस 6x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आइए करते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x का इसमें करेंगे तो 6x², 6x का 2 में करेंगे तो 12x हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिल के हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इधर देखते हैं कुछ सॉल्व होने लायक है, नहीं कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है क्योंकि x का क्यूब है और कहीं नहीं है, 12 का x है और x वाला टर्म नहीं है, x² वाला टर्म है। इधर का सारा लिख लेते हैं ऐसे ही, यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस यक्स प्लस 1, फिर इधर भी ऐसे ही आ जाएगा यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस में यक्स प्लस 1 और बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को इधर लेते आएंगे, तो इसको लिख लेते हैं यक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस यक्स प्लस 1, यक्स क्यूब को इधर लाएंगे तो माइनस यक्स क्यूब, माइनस 8 को इधर लाएंगे प्लस 8, माइनस 6x को इधर लाएंगे प्लस 6x² और 12x को इधर लाएंगे तो माइनस 12x। सारे इधर वाले वैल्यू को इधर लेते आए तो हमारा इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल टू को मतलब क्या बचा, 0 बचा। अब देखिए यक्स क्यूब ये प्लस में, यक्स क्यूब माइनस में ख़त्म हो गया, माइनस में 4x² प्लस में 6x², तो हमारा घट के बचेगा 2x² प्लस में, माइनस में यक्स और माइनस में 12x, तो ये हो गया माइनस 13x और ये प्लस में 1 प्लस में 8, तो ये हमारा हो गया प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो जा रहा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या है, लिख देंगे कि ये हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x का 2 घात है इसीलिए द्विघात समीकरण है। आइए बाकी बचे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही हो क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशन को सीखते हुए चल रहे हैं। अगर एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो हमें आगे ईजी होगी, तो इसीलिए मैं एकदम ब्रेक करके उसको अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तो अगर एक बार आप अच्छे से देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए तो आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें समझ में आएगी और आप कभी भी उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर तो कुछ सॉल्व नहीं होने वाला दिख रहा है, तो इसको हम इधर ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे तो हमारा होता है a² प्लस b² माइनस में 2ab लिख लिया। इसको ऐसे ही अभी लिखते चलेंगे इधर वाला वैल्यू क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। ये हो गया x², 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये हो गया 4x। अब हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को इधर भेज देंगे, तो पूरे टर्म को इधर भेजते हैं तो x² प्लस 3x प्लस 1, x² इधर आएगा तो माइनस x², 4 इधर आएगा तो माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x, कुछ नहीं बचा इधर तो बचा 0। अब ये देखिए x² प्लस में, x² माइनस में ख़त्म हो गया, इधर बचा 3x और इधर बचा 4x, तो इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 1 और इधर हमारा बचा प्लस 1 और इधर बचा माइनस 4, तो ये बचा हमारा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें फिर से x² वाला टर्म नहीं है तो हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो होप कर आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, तो उसके अनुसार और आपको ब्रेक करके बताया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम है, लिखित है, तो इसको बुक की हेल्प से पढ़ के समझाना होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वो दोनों पूर्णांक क्या है। जब भी आपको क्रमागत
पूर्णांक मानने के लिए बोल दे या बोल दे ऐसा कुछ कि दो धनात्मक पूर्णांक का योग या गुणनफल या भाग ऐसा है तो मान लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना पहला पूर्णांक, फर्स्ट पूर्णांक यक्स है। क्रमागत बोला है, क्रमागत मतलब 1 के आगे क्रमागत से कौन आता है, 2 आता है, मतलब 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 आ गया। उसी तरह अगर मैंने पहला पूर्णांक यक्स माना है तो दूसरा पूर्णांक यक्स के बाद हमारा कौन सा क्रम में आएगा, 1 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 1। जैसे एक मैंने बोल दिया, बोला कि 1 के आगे क्रमागत कौन सा पूर्णांक आएगा, तो 2 आएगा। तो कैसे आया, 1 में 1 जोड़ दिए तभी तो 2 आया। 2 के आगे क्रमागत कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कैसे आया, 2 में 1 जोड़ दिए। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई पूर्णांक हम यक्स या वाई मानते हैं तो अगला पूर्णांक मानने के लिए हमें उसमें 1 ऐड कर देना है, तो 1 ऐड कर देंगे। ये तो हमने मान लिया। अब बोल रहा है इनका गुणनफल 306 है, मतलब पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक हमारा हो जाता है 306। इतना हमारा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, पहला पूर्णांक की जगह हमारा यक्स है मल्टीप्लाई, दूसरा पूर्णांक की जगह यक्स प्लस 1 है तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि दोनों में हमारा मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल टू लिख देंगे 306। अब इसका देखिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इक्वल टू 306। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रेक करके, तो 306 को इधर भेज देंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स और 306 इधर आ जाएगा तो माइनस 306 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड पे ब्रेक करना जो होता है उस पे तोड़ के इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखते हैं साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है। इससे हमें क्या पता चलता है कि 306 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो हमारा कितना है 306 आए, लेकिन घटाने पे यक्स आए। यक्स आए मतलब 1 आए, मतलब 2 संख्या ऐसा लेना है कि गुणा करने पे 306 आए और घटाने पे यक्स आए। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप एलसीएम कहीं साइड में निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले 306 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 5 बार में, 3 बार में। अब किससे जाएगा हमारा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से 5 बार में, 1 बार में, फिर 3 से जाएगा 17 बार में, फिर ये 17 बार में। अब यहाँ से हम कुछ ऐसा पेयर बनाएंगे ना, जोड़ा बनाएंगे कि उन दोनों का गुणा करने पे तो 306 आए लेकिन आपस में घटाने पे 17 आए। तो पहले शुरू से ले लेते हैं। 2 3 6 3 18, मतलब एक 18 का लें और एक नीचे 17 हो गया। मतलब अगर 18 और 17 लिया जाए तो 18 17 का गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा, और 18 में से 17 माइनस कर देंगे तो यक्स आ जाएगा, 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 18 यक्स माइनस 17 यक्स, और इधर हो गया माइनस 306 इक्वल टू 0। ये जो काम मैंने किया है ना 18 17 आपको दिखाने के लिए किया है, आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ कार्य है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 2 का पेयर बनाएंगे, उसमें से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में हमारा यक्स है, यक्स निकल गया। यहाँ पे बचा यक्स प्लस 18, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर प्लस बचेगा। अब इन दोनों में से सोचेंगे क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ पे तो यक्स यक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा। हम 306 को लिख सकते हैं ना, 17 गुणे 18, 306 को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी 17, यहाँ पर भी 17 निकल गया, 17 बाहर, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यक्स बचा, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लिए थे तो प्लस हो गया, और यहाँ से भी 17 निकल गया तो हमारा 18 बचा। और ऐसे क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करके इसी स्टेप पे पहुँचते हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम सेम बचता है। तो यहाँ पर भी यक्स प्लस 18, यहाँ पर भी, तो इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, और जो बाकी हमारे बचे हुए होते हैं उसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं। तो बाकी बचे हुए हैं यक्स माइनस 17, तो इसको यक्स माइनस 17 को हम लोग क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में डाल लेंगे यक्स माइनस 17 को, और इधर था बराबर में 0 बराबर में 0। अब एक एक करके हम इसको वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो एक बार लिख देंगे हम यक्स प्लस 18 बराबर 0, तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस 18। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे यक्स माइनस 17 बराबर 0, तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 17, उधर चला जाएगा तो प्लस 17। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी भी समीकरण में यक्स का मान जो है ऋणात्मक नहीं लिया जाता है, उसे अमान्य मान देते हैं। तो ये हो गया हमारा अमान्य हो गया, और हमारा यक्स बराबर 17, ये क्या हो गया, एक आंसर आ गया। तो हम 2 नंबर कौन सा माने थे, पहला पूर्णांक माने थे यक्स और दूसरा पूर्णांक माने थे यक्स प्लस 1। तो हमारा यक्स का मान आ गया 17, तो ये हमारा एक आंसर हो गया, और दूसरा माने थे यक्स प्लस 1, तो ये हमारा हो गया 17 प्लस 1, ये कितना हो गया 18। मतलब हमारा दोनों वो संख्या क्या थी, पूर्णांक क्या थी, पहली पूर्णांक 17 थी और दूसरी पूर्णांक
18 थी, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आता है और आपस में घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 1 आता है। लेकिन हमसे पूछा था बस कि बताइए गुणनफल करने पे कितना आएगा, तो हमारा गुणनफल करने पे 306 आता है, तो दोनों पूर्णांक बताइए। तो हमारे दोनों पूर्णांक हो गए 17 और 18। आइए और क्वेश्चन नंबर हम लोग बाकी के 2-3 और बचे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब 4A का हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है हमारा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। मतलब पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी है, हमें पता ही नहीं है। तो शुरू में स्टार्टिंग में मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मान लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में मानेंगे, मीटर प्रति सेकंड में नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में हर जगह किलोमीटर और घंटा का बात हुआ, इसीलिए जब भी हम मानेंगे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, x मीटर प्रति सेकंड नहीं मानेंगे, क्योंकि चाल का दोनों मात्रक होता है, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों। अब हम पढ़ते हैं, यदि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, और हमें ये मान लिया, और एक चीज़ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दूरी दिया है। दूरी हमारा कितना दिया है, 480 किलोमीटर की समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब जब शुरुआत में चाल थी तो x किलोमीटर थी, अब पुनः शर्त अनुसार क्या कर दिया, प्रश्न के जो शर्त के अनुसार था, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो पहले हमारी x थी, अब हमारी चाल कितनी हो गई, शर्त के अनुसार प्रश्न में x माइनस 8 किलोमीटर हो गई, क्योंकि 8 कम कर देना था। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। समय दे दिया है, समय कितना दे दिया है, 3 घंटा अधिक समय लेगी। मतलब पहले जितना में जाती थी, अब जब चाल को 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो सही बात है, अगर चाल को कम किया जाए तो समय क्या होगा, और अधिक लगेगा जाने में। तो बोल रहा है समय 3 घंटा अधिक लगता है। तो बोल रहा है कि चाल बताइए, तो चाल को हमने शुरुआत में ही मान लिया है कि x किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पहले जो भी क्वेश्चन होते हैं मैथ के या फिजिक्स के, क्या क्या दिया है उसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो जो क्वेश्चन को होता है सॉल्व करने में आसानी होती है, समझ में आती है। अब देखिए हमारा यहाँ पे समय का रिलेशन दिया है, तो हम सब वैल्यू को समय में ही पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय दिया था। तो हम पहले वाले वैल्यू से निकालेंगे, पहला वाला इन दोनों से रिलेट करके निकालेंगे। हमारा यहाँ पे हो जाएगा, यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल। हमारा कितना है, ये हो गया हमारा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो समय हमारा दूरी बटा चाल, दूरी था 480 और चाल था हमारा एक यहाँ पे x, और दूसरे कंडीशन में जब समय 2 लिखेंगे, ये मान लीजिए समय 1 हो गया, जब समय 2 लिखेंगे तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी तो हमारा समान ही है, एक ही दूरी तय करनी है, लेकिन चाल अब हमारा क्या हो जा रहा है, x माइनस 8 हो जा रहा है, घट जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न के शर्त के अनुसार क्या कहता है कि जब उसके समय को चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसे 3 घंटा जाने में और अधिक समय लगता है। तो इस जो समय था इसको लिख लेंगे 480 बटा में x माइनस 8 बराबर 480 बटा में x प्लस 3। बोल रहा है कि जब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वही दूरी तय करने में उसे 3 घंटा अधिक लगता है। मतलब उसी जो समय पहले लगता था अब उससे इसको 3 घंटा अधिक लगता है, मतलब इसमें अभी 3 घंटा अधिक लगता है। तो अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएंगे, इसीलिए +3 इधर किए हैं इक्वेशन को आपस में बराबर करने के लिए। अब इक्वेशन बराबर हो गए, अब सॉल्व करते हैं। पहले x वाला पूरा टर्म इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 480 अपान x माइनस 8, इस पूरे को इधर भेजेंगे तो माइनस 480 बटा में x और बराबर यहाँ पे बचा केवल 3। अब हमें एलसीएम लेके सॉल्व कर देना है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8
और यक्स हो जाएगा। यक्स माइनस 8 का जब यक्स माइनस 8 में डिवाइड करेंगे 1 बचेगा और 1 का यक्स में मल्टीप्लाई होगा यक्स, और यहाँ पे जब उसमें मल्टीप्लाई होगा 480 में तो 480 यक्स माइनस हो गया। जब यक्स का इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो यक्स वाला कट जाएगा, बचेगा यक्स माइनस 8, तो 480 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यक्स माइनस 8 में, और यहाँ पे बचा बराबर 3। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये 480 यक्स यहाँ पे हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसका इसमें एक बार इसमें तो 480 का यक्स में होगा तो माइनस 480 यक्स, और जब 480 का 8 में करेंगे तो ये माइनस माइनस पहले इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 480 गुणे 8, और बराबर ये 3 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा हो जाएगा, और इस 3 का इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 3 यक्स माइनस 8 और इंटू यक्स। इतना कर सकते हैं। अब आइए सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए प्लस में 480 माइनस में 480, ये हमारा कट गया, यहाँ पे बचा 480 गुणे 8 बराबर इस 3 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार इसमें, तो ये हो जाएगा 3 यक्स माइनस 24, और इन सब का अभी हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, यक्स में मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए कि गलत ना हो हमारा क्वेश्चन। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 × 64 का 4 कैरी लगा 6, 8 चौके 32 और 6 हमारा हो गया 38, एक जीरो था जीरो बढ़ा देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब यक्स का इसमें हो सकता है और यक्स का इसमें, तो ये हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर और माइनस 24 का इसमें होगा तो 24 यक्स। इतना हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे 3 यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स, ये 3840 को उधर भेज देंगे तो माइनस 3840 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो इधर जीरो बचा। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे, तो क्या करते हैं इन सब में ना 3 का भाग दे देते हैं दोनों साइड से, जीरो में 3 से भाग देंगे जीरो ही आएगा, इधर 3 से भाग देंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 यक्स हो जाएगा, और इधर देंगे तो 3 एकम 3 हमारा 2 बचा और 3 8 24, 1280 बार में गया। या उसी को हम कह सकते हैं इन तीनों में से 3 कॉमन लेके उधर भेज दिए हैं तो इधर तो कट के जीरो हो जाएगा, और कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बस यक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे 8 यक्स बचा, और यहाँ पे कॉमन लिए तो 1280 बचा। अब हमको वही काम करना है, 1280 को ऐसे 2 भागों में ब्रेक करना है कि घटाने पे, यहाँ पे क्या है हमारा, घटाने पे 8 यक्स आए और गुणा करने पे 1280 आए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, तो फिर वही काम करना है, आपको एलसीएम निकालना है। जब आपको ना आए तो आप एलसीएम निकाल लेंगे 1280 का। आइए निकालते हैं, तो 2 छक्के 12, ये 4 बार में 32, यहाँ पे हो गया 160, 80, यहाँ पे हो गया 40, ये हो गया 20, 10, फिर 2 से 5, फिर 5, एलसीएम निकाल लिए। अब कैसे भी करके 2 पेयर ऐसा बनाएंगे, 2 जोड़ा इन एलसीएम में से लेके कि गुणा करने पे 1280 आए, घटाने पे 8 आए। तो शुरू में अगर लेते हैं कितना, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 5 दूना के 10 दूना के 20 दूना के 40। अगर 40 में से 32 घटाया जाए तो 8 बचेगा, तो यक्स स्क्वायर माइनस 40 यक्स और प्लस 32 यक्स माइनस 1280 बराबर 0। तो हमारा वो क्या 2 ठो भाग हो गया, एक मेरा 40 हो गया, एक 32। जब दोनों में गुणा किया जाएगा तो 1280 आएगा, 40 में से 32 घटाया जाएगा तो 8 आएगा। अब 2 का पेयर यहाँ से बना लेंगे, कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में यक्स है, निकल गया, हमारा बचा यहाँ पे यक्स माइनस 40। अब देखिए यहाँ पे हमारा दोनों में से क्या निकलेगा, हमारा यहाँ दोनों में से क्या निकल सकता है, अगर 32 हम निकालते हैं यहाँ से, अगर 32 निकाल लेते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, यक्स बचेगा और यहाँ पे बचेगा 40, क्योंकि 1280 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, 1280 को 40 गुणे 32, तो यहाँ पे 32 निकल गया, तो हमारा बचा यक्स माइनस 40 बराबर 0। अब ये देखिए दोनों सेम हो गया, तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे यक्स माइनस 40 और बाकी जो बचा उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और बराबर में 0। अब एक एक करके बराबर 0 कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक बार हो जाएगा पुनः करके यक्स माइनस 40 बराबर 0, तो यक्स बराबर 40 उधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, और एक बार यक्स प्लस 32 बराबर 0, तो 32 उधर जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। और यक्स का मान जब भी माइनस में आता है तो उसे अमान्य मानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा अमान्य हो जाएगा, तो हमारा यक्स बराबर 40 आ गया। और यक्स किसको माने थे हम, रेलगाड़ी की चाल माने थे, और यही हमसे पूछा था, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हमारी होगी, यक्स बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल की जो मात्रक होती है, यूनिट होती है,
किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये हमारा यक्स का वैल्यू हो गया। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो हमारा मेन काम था, हमारा मेन काम यहीं तक था। यहाँ पे ये जिसको शर्त को बनाने आ गया, मानने आ गया, फिर तो कैलकुलेशन करना था। मेन काम यही था। यहाँ से फिर कैलकुलेशन है, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आपको यहाँ पे फैक्टर करने में दिक्कत आएगी, जिसको आप एलसीएम के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं और कैसा लगा, ये भी बताइए। और अगर आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। तो आइए बाकी बने क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो बाकी हमारा क्वेश्चन 2 बचा, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो 12 और 13 को तुरंत बना लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको ईजी होगा। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13। इसको इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 2 क्वेश्चन नंबर बचा, जो भी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। मतलब आयताकार दे दिया है तो आयत का क्षेत्रफल हमें दे दिया है। तो पहले जो दे दिया है ना उसको लिख लेना चाहिए, इससे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल दे दिया है हमारा 528 मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर कहने का मतलब मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। मतलब जो क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें चौड़ाई तो पहले पता ही नहीं है, तो मान लेंगे जो आयताकार खेत की चौड़ाई है वो यक्स मीटर है, क्योंकि ये मीटर में था तो इसको भी मीटर मान लेंगे। अब जो बोल रहा है ना लंबाई है ना खेत की चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो खेत की चौड़ाई यक्स थी, इसके 2 गुने से 1 अधिक, तो ये मान लिए। तो बोल रहा है हमारा कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। अब देखिए हमें चौड़ाई भी पता हो गया, लंबाई भी पता हो गया, आयत का क्षेत्रफल दिया है, तब इनके हेल्प से हम लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो वैल्यू आया उसको पुट कर देंगे। आयत का क्षेत्रफल है 528 बराबर लंबाई है हमारा 2x + 1, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, और चौड़ाई है हमारा इंटू यक्स। अब वही काम होगा, एक बार यक्स का इसमें मल्टीप्लाई, एक बार यक्स का इसमें, इधर कर लेंगे 528। जब यक्स का इसमें करेंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस यक्स का यक्स में हो जाएगा। इधर ये पूरा इसी तरह लिख लेंगे 2x² प्लस यक्स। 528 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 528 हो जाएगा बराबर 0। अब हमको इसका सिंपल गुणनखंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में गुणनखंड कैसे करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा करेंगे हम 528 और 2 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 1056 आ जाएगा। ठीक है, अब 1056 का ऐसा 2 फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 1056 आए, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है, घटाने पे हमारा 1 आए, यानी यक्स आए, 1 यक्स आए। तो अब वही काम करेंगे, 1056 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 4 और ये हमारा 8, फिर 2 से 2 बार में 6, 4, 2 × 1 = 2, 3, 2, फिर 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 3 और फिर 3 से 1 बार में, और फिर 11 से, इतना हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको ऐसा जोड़ा खोजना है, पेयर बनाना है कि घटाने पे यक्स आए, गुणा करने पे 528। तो आइए बनाते हैं। अगर हम इसको ले लें 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 और 11 × 3 = 33। अगर 32 33 लें तो बन सकता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा 32 और 33 लिया जाए तो 32 में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा, और 33 में से जब 32 घटा देंगे तो यक्स बचेगा। मतलब हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसा, 2x² प्लस 33 यक्स माइनस 32 यक्स और माइनस 528 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब 2 का पेयर बनाएंगे यहाँ से और सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हमें यक्स दिख रहा है, यक्स ले लेंगे तो यहाँ पे बचा 2 और प्लस यहाँ पे बचा, सॉरी यहाँ पे 2 यक्स बचा, 1 यक्स लिए तो 1 यक्स बचा, 2 यक्स प्लस
यहाँ पे हमारा बचा 33, ये बचा 2x प्लस 33। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे अंदर प्लस बचेगा। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलेगा इन दोनों में से, तो इन दोनों में से ना हमें अभी क्या मिलने वाला है, 16 मिलने वाला है। तो 16 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पे बचेगा 2x, और ये माइनस कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे बचा प्लस, और यहाँ पे हमारा बचेगा 33 बराबर 0। अब ये देखिए इन दोनों ब्रैकेट में ना हमारा सेम सेम बच रहा है, तो इनको एक जगह लिख लेंगे 2x प्लस 33, और जो बाकी बचा है उसको एक जगह x माइनस 16, इनको एक साथ ले लिए और इधर बराबर 0। अब हमको वही काम करना है, एक बार 2x प्लस 33 बराबर 0 लिख लेंगे तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो माइनस 33/2 आ जाएगा, 33 उधर भेज देंगे तो माइनस 33, 2 गुणा में हो गया, ये हो गया। और एक बार क्या करेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16 उधर भेज दिए तो 16 हो गया, लेकिन ये माइनस में वैल्यू आ गया तो इसीलिए ये अमान्य हो गया, इसको नहीं लेंगे, हमारा x बराबर 16 मान्य हो गया। अब हम x किसको माने थे, चौड़ाई माने थे आयताकार खंड की, भूखंड की, तो हमारा ये आंसर एक ठो आ गया 16 चौड़ाई। और लंबाई को माने थे 2x प्लस 1, तो लंबाई को 2x प्लस 1 माने थे, तो 2 इंटू x की वैल्यू 16 प्लस 1, तो 16 दूना के 32, 1 33। तो मतलब इससे क्या हुआ हमारा कि जो आयताकार भूखंड थी उसकी हमारी जो चौड़ाई थी 16 थी, और जो लंबाई थी वो हमारी 2 गुने से 1 अधिक मतलब 32 और 1 33 थी। तो ये हमारा आंसर हो गया, चौड़ाई 16 और लंबाई 33। लास्ट क्वेश्चन बचा, आइए उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको इरेज कर दिया जाए। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बस फार्मूले पे बेस्ड था, उसको ब्रेक करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अभी हमें पता ही नहीं कि रोहन कितने साल का अभी है, लेकिन बोल दिया रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 13, रोहन की जो वर्तमान आयु है, रोहन की प्रेजेंट एज जो है वर्तमान आयु, वो मान लेंगे हम लोग कितनी है, x वर्ष है। ठीक, अब बोल रहा है कि रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, x प्लस 26 वर्ष कर देंगे। ये पहला कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। अब दूसरा पढ़ते हैं, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद हमारा 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, अभी रोहन x साल का है तो 3 साल बाद x प्लस 3 साल का हो जाएगा। और माँ कितनी की हो जाएगी, अभी माँ है x प्लस 26 वर्ष की, तो 3 साल बाद ये भी 3 वर्ष बढ़ जाएंगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 मतलब ये कितनी साल की हो गई, x प्लस 29 वर्ष की हो गई। और बोल रहा है कि अब से 3 साल बाद इनकी आयु का जो गुणनफल है 306 हो जाता है, मतलब 3 साल बाद इनकी आयु का गुणनफल किनके, रोहन और मल्टीप्लाई माँ की आयु का जो गुणनफल है 360 हो जाता है। तो अब से 3 साल बाद रोहन था x प्लस 3 और माँ थी x प्लस 29, और इन दोनों का जो गुणनफल है हमारा आ गया 360। ये क्वेश्चन में पूछा है। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, x का इसमें करेंगे और x का इसमें, 3 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 29 में करेंगे प्लस 29x, 3 का x में करेंगे प्लस 3x, और प्लस 3 का 29 में करेंगे तो 9 3 27 का 7 कैरी लगा 2, 3 दूना के 6 2 8, 87 बराबर 360। अब हमको इस द्विघात समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे, x स्क्वायर, ये देखिए 29x और 3x हमारा हो गया कितना 32x, और प्लस 87 और 360 को इधर भेज देंगे माइनस 360 बराबर 0, तो इसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 32x, और देखिए 360 में से 87 घटा देंगे, माइनस में आए तो ये हमारा हो गया 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और ये 2 बचा, मतलब बचा माइनस 273 बराबर 0। अब हमको फिर वही काम करना है, 273 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि गुणा करने पे 273 आए, लेकिन हमारा घटाने पे कितना है 32 आए। 273 को ऐसा ब्रेक करना है, गुणा करने पे 273 आए, घटाने पे 32 आए। तब हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहीं पे रफ कॉपी पे
एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम हमारा निकालते हैं, सबसे पहले किससे कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कैसे हमें पता, विभाज्यता का नियम आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं याद है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप में उसको विभाज्यता का नियम मिल जाएगा पूरा। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारा इजीली समझ में आ जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा विभाज्यता का नियम, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन करने में। तो देखिए 3 से मैं कटाता हूँ तो 9 बार में 1 बार में, फिर ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, हमारा 7 से कटेगा, तो 13 बार में गया और फिर ये 13 से कट गया। अब यहाँ से हमें 2 पेयर ऐसा बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे 273 आए और घटाने पर 32 आए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, 32 आना चाहिए। अगर हम ये 13 3 को ले सकते हैं तो 13 3 39 और 7, 39 और 7, 39 में से 7 जाएगा 32 हो जाएगा, और 39 7 का गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा। तो इसको मैं इधर यहाँ पे बनाता हूँ, इसको लिख लूँगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब 2 पेयर ले लेंगे, इन दोनों में से x निकल जाएगा तो हमारा बचेगा x प्लस 39 माइनस इन दोनों को, इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 39। तो इन दोनों में 7 7 मिल रहा है, निकल जाएगा तो माइनस निकल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे x पहले बचा और प्लस बचा, और 7 निकल गया तो हमारा बचा 39 हो गया बराबर 0। अब देखिए दोनों में हमारा सेम बच रहा है दोनों ब्रैकेट में, तो उसको पहले बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो बचा उसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं इक्वल टू 0। अब हम अलग अलग करके वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार इसको बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 39 उधर जाएगा माइनस 39, ये लेकिन अमान्य हो जाएगा। और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे तो 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो x बराबर 7, हम किसकी वर्तमान आयु माने थे, रोहन की वर्तमान आयु 7, और यही हमसे पूछ रहा है कि बताइए रोहन की वर्तमान आयु कितनी थी। तो रोहन की वर्तमान आयु x की माना गई 7, तो हमारा कितना हो गया 7 वर्ष आंसर आ गया। तो ऐसे हम प्रश्नों को ईजिली मान के कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा गुणनखंड जो है आपका जो थोड़ा सा टफ पोर्शन है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी शुरू से अंत तक जितने भी सवाल बताए गए वीडियो में सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अभी तक के लिए इतना ही, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अमेजिंग सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए रेट्रो क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।